हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कार्य के बारे में। तो आपका जो 11 का लेसन है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस लेसन में आपके लिए सिलेबस में एग्जाम के लिए रखा गया है कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति। ये 3 टॉपिक हैं जो सिलेबस में रखे गए हैं। बाकी लेसन को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कार्य के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कार्य क्या होता है? जैसे कि अपन घर में दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उनमें अपन जैसे वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते हैं, है ना, खिसकाते हैं और सामान को शिफ्ट करते हैं इधर इधर से उधर, और भी अनेक कार्य करते हैं। तो वैसे ही अपन इस कार्य परिभाषा को समझेंगे कि कोई भी कार्य करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, किसी भी वस्तु पे बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बल, फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे विज्ञान की भाषा में अपन कार्य की परिभाषा को देखेंगे कि कोई भी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं या धक्का लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है कि मान लो कोई वस्तु स्थिर है, उसको अपन ने धक्का मारा तो वो गतिशील हो गई। जैसे कि खिलौने, टॉयज होते हैं बच्चों के खिलौने, उनमें अपन चाबी भर के उसको रख दिया तो वो क्या हो गया? गति में आ गया, गतिशील, गति कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई वस्तु गतिशील है, जैसे खिलौना गति करते हुए आ रहा है, उसको अपने हाथ से पकड़ लिया तो क्या हो गया? वो गतिशील से स्थिर अवस्था में आ गया, विरामावस्था में आ गया। और या फिर अपन उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दें, हल्का सा हाथ लगा के उसको छोड़ दें तो वो जिस स्पीड से चल रहा था उससे स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अपन बल लगा के वस्तु की स्थिति को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कार्य की परिभाषा इसी से दी जाएगी कि कोई भी वस्तु है उस पर जब बल लगाते हैं तो बल के कारण से वस्तु दूरी पार करती है। तो यहाँ पे जो आपको भी बताया वो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि बल लगाने से वस्तु विरामावस्था से गतिशील अवस्था में आ सकती है, मतलब स्थिति चेंज हो सकती है ना उसकी। तो 2 स्थितियाँ बन गई। और अगर गति कर रही है तो उस गति को अपन कम और ज़्यादा कर सकते हैं या फिर उसको स्थिर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे परिभाषा बन के क्या आएगी? परिभाषा ये बन के आई कि कोई भी वस्तु पे जब बल लगा रहे हैं तो आप शॉर्ट में लिखोगे बल एवं बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन मतलब जैसे दूरी, वस्तु दूरी पार करती है ना बल लगाने से, तो उसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं। और वैसे विस्थापन को ऐसे दर्शाया जाता है, जैसे शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना, तो उसको ऐसे दर्शाते हैं विस्थापन को। तो यहाँ पे अपन बल के बारे में 9th क्लास में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है। इसको बल को अपन एफ से लिखते हैं, है ना। और बल का फार्मूला क्या पढ़ा था अपने 9th में? बल एफ बराबर एम ए। एम वस्तु का द्रव्यमान होता है और ए क्या है? त्वरण बोलते हैं इसको, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। शुरुआत में मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो अंतिम वेग से अपन प्रारंभिक वेग घटा, जैसे यहाँ बता रही हूँ आपको, एक वो अपन पढ़ते आए वी माइनस यू बट्टे टी, है ना, कि अंतिम, ये वी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ से अपने त्वरण निकाल लिया। और एम का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, मास, जो एक आप वजन से समझ सकते हो कि वो वस्तु का द्रव्यमान। इन दोनों के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? बल एफ कहते हैं। जो बल लगाते हैं वो इनके गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझोगे कि कार्य किसको कहा गया है? कार्य का मतलब है वस्तु पे जो बल लगाया जा रहा है एफ, और एफ के कारण से वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसके परिवर्तन से जो विस्थापन उत्पन्न हुआ, मतलब जो दूरी पार हुई वो दूरी कितनी है, तो उसको अपने एस शिफ्ट एस से लिखेंगे विस्थापन को। तो कार्य का जो फार्मूला निकल के आया वो है W बराबर एफ इंटू एस। इसको आप याद रखोगे। ठीक है, कि W वर्क हो गया और F फोर्स हो गया और S का मतलब विस्थापन हो गया। ठीक है, तो W बराबर एफ इंटू एस। अब आपको आगे क्या समझना है कि जो ये बल लगाया जाता है उसमें जो कार्य संपन्न होता है उसको अपन 2 कंडीशन से समझेंगे और 2 स्थितियाँ देखेंगे उसकी। पहली स्थिति, जैसे इस चित्र से आप देखोगे कि मान लो ये कोई वस्तु पड़ी हुई है, जैसे इसको कुछ भी वस्तु मान सकते हैं, जैसे टेबल मान लिया इसको। इस टेबल पे अपन ऐसे बल लगा रहे हैं, जैसे तीर का निशान है वैसे अपन खड़े होके ऐसे धरातल के समांतर इस पे बल लगा रहे हैं। और वस्तु खिसक के, टेबल खिसक के यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु पर
पहुंच गई। ठीक है, पहले गति की अवस्था में आई, फिर वापस स्थिर अवस्था में आ गई। तो यहाँ से ए से बी बिंदु में क्या होगी, ये शिफ्ट हो गई। तो एस मतलब विस्थापन एस। तो यहाँ पे जैसे बल का मान लिख दिया 5 न्यूटन। बल का मात्रक अपन पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में कि न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पे बल का मात्रक को शॉर्ट में न्यूटन लिखा गया है, और ये ऐसा ही मात्रक है बल का। ठीक है, और जो दूरी है उसका ऐसा ही मात्रक है मीटर एस। तो मान लो ये 5 न्यूटन का बल लगाया है इस टेबल पे, और ये 20 मीटर की दूरी पर खिसक गई, इसमें 20 मीटर का इसका विस्थापन उत्पन्न हो गया। दाएं बाएं से समझ लो, मतलब वैसे तो ये दिशा हो गई पश्चिम और ये हो गई पूर्व। तो ये अपन ने क्षैतिज के समांतर इस पे बल लगा दिया, और जिस दिशा में बल लगाए उसी दिशा में वस्तु का क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे अपन से कार्य पूछा जाए कि यहाँ पे कितना कार्य हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे कि माना एक टेबल 5 मीटर का बल लगाया है और 20 मीटर आगे की ओर वो बल की दिशा में खिसक जाती है। तो यहाँ पे क्या कार्य हो जाएगा अपना W बराबर, जो अपन अभी फार्मूला पढ़ के आए हैं, परिभाषा पढ़ के आए उसके अकॉर्डिंग F इंटू एस। तो 5 इंटू 20 आ गया अपना 100। अब ये बल न्यूटन में था तो न्यूटन लिख दिया, और दूरी मीटर में थी तो इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर मतलब एन एम, न्यूटन को एन से, मीटर को एम से। तो एन एम इसका क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया। और इस एन एम न्यूटन मीटर को अपन क्या कहेंगे, शॉर्ट में जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। जूल वैज्ञानिक के नाम पे है। तो ये अपन आगे देखेंगे। और अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है, ये तो अपन ने समांतर बल लगा दिया, लेकिन सेकंड कंडीशन मतलब हर वस्तु को उठाने का खिसकाने का एक ही तरीका नहीं होता ना, कि अपन कभी उसको ऊपर से खींचते हैं, कभी दाएं से कभी बाएं से धक्का देते हैं, कोई रस्सी से बांध के कोई वस्तु को अपन खींचते हैं। ट्रॉली बैग, जैसे ट्रॉली बैग होते हैं, तो उसके हिसाब से अपन बैग को पकड़ के और कैरी करते हैं। तो यहाँ पे अपन दूसरी कंडीशन की बात ऐसे करेंगे कि यदि बल की दिशा जो है, अपन जो बल लगा रहे हैं वस्तु पे, वो विस्थापन की दिशा से कोई भी कोण बनाती हो, जैसे अपन कोण मैथ में पढ़ते हैं है ना, तो उसको थीटा बोलते हैं कि थीटा कोण बनाती है। तो वस्तु के विस्थापन की दिशा में जो बल का घटक जो एफ लिख रहे थे, उसको खाली एफ ना लिख के अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एफ कोस थीटा। जब समांतर बल न लगाए जाए और मतलब बल इस प्रकार लग रहा है कि जो बल की दिशा है ना, और जो वस्तु खिसक रही है उसकी दिशा, उनके बीच में क्या बन रहा है, कोई ना कोई कोण बन रहा है। जैसे उस चित्र की सहायता से देखो वहाँ पे कि ये है, जैसे अपन ट्रॉली बैग होते हैं, उनको अपन पकड़ के चलते हैं या कैरी करते हैं, उठाते हैं उनको, तो ऐसे पकड़ के खींचते हैं अपन। तो आप उसे समझ सकते हो, जैसे कि ये रस्सी मान ली और ये कोई वस्तु है, जैसे ईंट ले ली, जिसको रस्सी से बांध लिया है ना, और रस्सी से पकड़ के इसको अपन खींच रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो ये रस्सी से अपन उसको रस्सी को पकड़ के खींचते हैं, तो अपन रस्सी बल मतलब यहाँ बल लगने की दिशा ये है, जो रस्सी को पकड़ने की दिशा है ना, वही है वस्तु पे बल लगने की दिशा, बल की जो दिशा है। तो यहाँ पे लिख दिया बल की दिशा। ठीक है, रस्सी, और यहाँ पे ये ईंट है, वस्तु है, ये वस्तु है, इसको अपन रस्सी से जब खींच रहे हैं तो ये ऐसे खिसक के आगे की तरफ आ रही है, मतलब ए से बिंदु बी पे आ गई है। तो इसके खिसकने की दिशा क्या है, बाएं से दाएं, मतलब इस साइड है। तो विस्थापन की दिशा और जो रस्सी के द्वारा जो बल लगने की दिशा है, उस दिशा, दोनों दिशाओं में के बीच में कोण बन रहा है, उस कोण को बोल दिया थीटा। और उस कोण का कौन सा घटक ले लिया, कोस घटक। ठीक है, जैसे साइन कोस टेन ये अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे ले लिया, आपको याद रखना है कोस घटक। तो यहाँ लिखना है कोस थीटा, एफ के साथ में क्या जुड़ जाएगा, अभी कोस थीटा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यदि बल की दिशा देखो, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो विस्थापन की दिशा में बल का घटक लिखा जाएगा एफ कोस थीटा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया अपना, W बराबर एफ कोस थीटा इंटू एस। अब इसको अपन पहले भी लिख सकते हैं, एस को पहले लिख दो, कोस थीटा को बाद लिख दो, क्योंकि कोस थीटा का कोई ना कोई मान होता है निश्चित, है ना, जैसे अपन मैथ में पढ़ते हैं, है ना, कि साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इनका मान होता है निश्चित। तो इसलिए इसको अलग लिख दिया, कोस थीटा अलग लिख दिया। और एफ जो गुणा का जो साइन है उसको न लिख के अपन मतलब पॉइंट से भी उसको शो करते हैं, तो इसको ऐसे लिख दिया कि एफ एस कोस थीटा, मतलब ये एक ही फार्मूला है, इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे आगे देखो, तो अब इसको अपन समझेंगे। जैसे अभी आपने देख लिया कि माना एक ईंट है अपने पास,
और उसको रस्सी से बांध रखा है और उसको रस्सी से बांध कर खींचते हैं, तो बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा में जो वस्तु तो क्षैतिज सक्रिय है, मतलब धरातल के समांतर है ना, वो धरातल पर टिकी हुई है, तो धरातल के समांतर जो रेखा होती है उसको बोला जाता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस थीटा कोण बनाती है ना। तो यहाँ किया गया कार्य खाली एफ एस ने लिख के लिखेंगे एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अभी अपने चित्र देखा ही था। फिर आगे अपन को क्या देखना है, कार्य की परिभाषा देख ली, और कार्य की जो परिभाषा है उसके दो घटक देख लिए। अगर समांतर बल लगा तो एफ एस, और समांतर न लग के उन दोनों के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में अगर कोई ना कोई एंगल या कोण बन रहा है तो अपन लिखेंगे एन डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, है ना। डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा जो अपन पढ़ के आए हैं। अब आपको देखना है कि कार्य के बारे में और दो चार पॉइंट, कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। मतलब अब कार्य का मान दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि इतने जूल कार्य किया गया है ना, जैसे बिंदु 10 दे दिया, 10 जूल कार्य किया गया, तो इससे अपन को पढ़ के ये नहीं लगता कि किस दिशा में किया गया है। तो कार्य कैसी है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसका मान क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये बात आपको समझनी है कि कार्य का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। मतलब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उस दिशा में अगर वस्तु गति कर रही है, जैसे अपन पढ़ोगे इस पॉइंट को आप, कि अपन बल और विस्थापन कि दोनों की दिशा क्या हो, एक ही हो। मतलब जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में वस्तु जा रही है, गति कर रही है, ठीक है, या कार्य हो रहा है, तो उस कार्य को क्या बोला जाएगा, धनात्मक कार्य। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कि कोई गाड़ी है, गति को अपन मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाएं, तो पहले जिस दिशा में जा रही थी वो स्पीड बढ़ाने भी उसी दिशा में चल रही, मतलब उसी दिशा में अपन ने बल लगाया है। तो यहाँ पे कार्य कैसा बना जाएगा, चलती हुई गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में जो कार्य हुआ है वो कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है, दूसरा अपन देखिए ऋणात्मक के बारे में, कि ऋणात्मक कार्य भी होता है। तो ऋणात्मक कार्य का मतलब है कि बल लगा रहे हैं पर आगे की तरफ और वस्तु आ रही है पीछे की तरफ, विपरीत दिशा में हो। बल और विस्थापन जो दिशा वो क्या हो, दोनों विपरीत हो। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अपन दबा के छोड़ दिया तो बल तो अपन ने सेंटर की मतलब ऐसे मध्य में लगा रहे हैं, दोनों को एक सतह पास पास जैसे छोड़ा तो वो वापस स्प्रिंग फैल जाती है, तो वहाँ पे कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक कार्य होता है ना। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल दे दिया गाड़ी का, कि गाड़ी चल रही है, और उस गाड़ी को जब हम ब्रेक लगाते हैं या गाड़ी की स्पीड को कम करते हैं, वो अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो वहाँ पे जो कार्य होता है उसको बोला जाता है ऋणात्मक कार्य। ठीक है ना, वो कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य। आगे देखो, अगर विस्थापन s का मान, इस इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, विस्थापन s का मान अगर 0 हुआ, शून्य हुआ, मतलब बल लगा दिया लेकिन वस्तु किसकी नहीं है ना, वस्तु भारी है, अपने अपनी पूरी ताकत लगा दी, बल लगा दिया, पर वस्तु का में विस्थापन 0 हुआ, मतलब वस्तु अपनी जगह पे स्थिर है, तो वहाँ पे जो किया गया कार्य W है वो भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि F का मान है और उसको S से गुणा करेंगे तो विस्थापन 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो कोई भी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हम अपन लिखेंगे कि विस्थापन का मान शून्य हुआ या विस्थापन नहीं होने पे कार्य शून्य होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अपन समझ सकते हैं कि दीवार को धक्का लगाना। ठीक है, ये सबक समझ में, मतलब दीवार को धक्का लगाना या कोई भी भारी वस्तु है, जैसे भारी बॉक्स है, भारी अलमारी है, तो उन पर अगर अपन धक्का लगाएंगे और उस पर कम लगाएंगे उनके द्रव्यमान से, तो अगर वो खिसक नहीं रही तो वहाँ पे कार्य क्या हुआ, 0 हो गया। और ऐसे ही जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी भार को अपन सिर पर लेके खड़े हो जाएं, है ना, और वहाँ अपन गति नहीं करें, वहीं एक जगह खड़े हो जाएं, तो वहाँ पे भी किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शून्य होगा। अब आगे पढ़ेंगे अपन गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। मतलब गुरुत्वीय बल का मतलब आप क्या समझोगे कि पृथ्वी द्वारा जो वस्तु, हर वस्तु पे जो बल लगाया जाता है, मतलब पृथ्वी क्या करती है, वस्तुओं को अपनी ओर, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब ऊपर से जो भी वस्तु गिराएंगे वो नीचे आके ही गिरती है। तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है, कि पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को आकर्षित करने का जो बल है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल।
तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उस जो कार्य W लिखा जाएगा तो उसका क्या फार्मूला होता है, वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है चेंज हो जाता है, इसलिए थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा है वैसे। तो देखो पहले कि गुरुत्वीय बल को आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, और गुरुत्वीय बल आपको थोड़ा सा बताया, जैसे कि ये है कि पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल वस्तुओं पे, ठीक है, आकर्षण बल। तो यहाँ पे गुरुत्वीय जो बल है उसको अपन कैसे लिखते हैं कि F बराबर, जो अभी आपको बताया मैंने कि F बराबर अपन M में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ F बराबर क्या होगा mg, ए की जगह क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और ए का मतलब जो जो त्वरण है गति वाला, जो भी आपको फार्मूला वो है, और जी का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेविटेशन। तो उससे जो ए की जगह क्या निकल के आ गया जी निकल के आ गया, ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण ही है, ठीक है, स्मॉल जी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एफ को, तो लिख देंगे एम जी से, किसे लिख देंगे एम जी से, ठीक है, जो फार्मूला चल रहा है अपना एफ इंटू एस वाला, और एस को लिख देंगे अपन एच से, किसे लिख देंगे एच से, कि एस यहाँ पे है एच के इक्वल, ठीक है, जो दूरी पार करते हैं अपन धरातल पे उसको तो शिफ्ट एस से लिख दिया विस्थापन, और जो अपन पृथ्वी पे जो वस्तु ऊपर से गिरती है, तो ऊपर में जो दूरी अपन मापते हैं ऊपर की साइड लंबवत है, उसको अपन किसे मापते हैं हाइट में, है ना, तो उसको अपन एच से लिख दिया, किसने लिख दिया एच से। तो यहाँ फार्मूला बन गया एम जी एच, यहाँ एफ एस ने लिख दिया एम जी एच, ये आप याद रखोगे कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है एम जी एच। तो इसको कैसे लिखा जाता है, सिंपल सा है कि गुरुत्वीय बल के प्रभाव से माना कोई द्रव्यमान की वस्तु है ना, तो मतलब कितने भी वजन की वस्तु है, 1 किलो 2 किलो, उसको अपन लिख दिया द्रव्यमान की वस्तु है। और अपन जितनी भी ऊंचाई पे, जैसे अपन छत पे खड़े हैं तो अपन छत की ऊंचाई जैसे कोई 10 मीटर है, 15 मीटर है, कितनी भी है, तो उस ऊंचाई को लिख दिया अपन ने एच से। अब वो छत से खड़े होकर अपन वस्तु को गिरा रहे हैं, तो वहाँ पे वो वस्तु पृथ्वी पे जब गिरती है तो पृथ्वी उस पर बल लगाती है, तो बल को अपन कैसे निकालेंगे, है ना, उसका क्या फार्मूला होगा, तो अपन लिख देंगे बल जरूर नहीं, वहाँ पे जो कार्य होगा उस कार्य को लिखेंगे अपन डब्ल्यू बराबर एम जी एच, ठीक है, एम वस्तु द्रव्यमान आ गया, जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आ गया, एच मतलब जो विस्थापन है उसको एच मतलब हाइट से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने साथ में आपको नोट लिख दिया है, ये साथ में लिखोगे आप कि चूंकि ए बराबर एम जी होता है और एच बराबर यहाँ पे एस होता है, जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और ये एफ का फार्मूला होता ही है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कोस थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है ना, ऊपर से जब वस्तु गिरती है जो बल लगता है, बल की दिशा नीचे की तरफ है, मतलब बल की दिशा क्या है, और वस्तु की गिरने की दिशा एक ही हो गई, वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है और बल भी वस्तु पे नीचे की तरफ ही लग रहा है ना, तो दोनों में कोई कोण नहीं बन रहा, तो यहाँ पे 0 डिग्री कोण हो गया। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब एक कंडीशन है और समझोगे आप इसके लिए, कि मान लो कोई वस्तु है उसको अपन धरातल पे खिसका रहे हैं, ठीक है, तो धरातल पे टिकी हुई है ना, तो वहाँ पे जो गुरुत्वीय बल लगता है उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा, तो उसको समझेंगे अपन कि जब किसी वस्तु को समतल धरातल पर बिंदु ए से बिंदु बी तक खिसकाया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकाते हैं, तो वहाँ पे जो गुरुत्वीय बल एम जी द्वारा कोई कार्य नहीं होता, ये आपको याद रखना है कि अगर ऊंचाई से गिराते हैं तब तो कार्य होता है, तो वहाँ पे तो कार्य को मान आप एम जी एच से निकालोगे, ठीक है, जो ऊंचाई दे रही है द्रव्यमान और त्वरण का मान 10 होता है, 9.8 होता है, उनको गुणा करके आप कार्य का मान निकाल दोगे। लेकिन अगर वस्तु धरातल पे जैसे टेबल रखी हुई है, धरातल पे फर्श पे रखी हुई है ना, कमरे में, तो वो एक तरह से धरातल पे मानेंगे उसको, तो अपन उसको खिसका रहे हैं, तो वहाँ पे जो पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन लिखोगे आप, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल है वस्तु पर लंबवत लगता है, 90 डिग्री कोण पे लगता है, ठीक है ना, जैसे कोई वस्तु पड़ी है, टेबल कुर्सी और धरातल है, उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का, और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो उसे गणितीय विधि से मतलब इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, की कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। किया गया कार्य यहाँ पे क्या होगा 0, कार्य तो होगा लेकिन गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना। तो ये जो सिंपल सी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर,
है ना, कि बल को मापते हैं अपन न्यूटन में और दूरी को मापते हैं अपन मीटर में। आगे चलकर इसी न्यूटन मीटर को जूल नामक वैज्ञानिक के सम्मान में क्या कहा जाने लग गया, जूल कहा जाने लग गया। इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या है, जूल है, जिसको जे से लिखा जाता है, मतलब इसी को ऐसा ही मात्रक मान लिया गया, जिसको करें सेंटीमीटर में। मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं अपन कि बल को अपन न्यूटन की जगह किस में शो कर दें, डाइन में, ये अलग से मात्रक है, और विस्थापन को लिख दे अपन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब कार्य का मात्रक क्या कहलाएगा, जैसे कि अपन अभी पीछे पढ़ा कि यदि न्यूटन और मीटर है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। ये वाले ये माने गए हैं, स्टैंडर्ड मात्रक हैं, इनको माना गया है। और यदि डाइन और सेंटीमीटर है, मतलब बल तो डाइन में है और वो जो दूरी है वो है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे अपन जूल में नहीं दर्शा सकते। अब कार्यों को किस में नहीं दर्शाएंगे, अर्ग में दर्शाएंगे। ये मापन की इकाइयाँ हैं जो वैज्ञानिकों के सम्मान में या लैटिन भाषा के शब्द के रूप में रखी जाती है। ठीक है, तो ये अर्ग हो गया। तो जूल और अर्ग में निम्न संबंध होता है ना, जैसे कि दो मात्रक हो गई बड़े, उन दोनों में क्या हो गया, संबंध। जैसे कि आप साइंस में एक पढ़ते हो टेम्परेचर के बारे में, है ना, तो टेम्परेचर को अपन जैसे सेंटीग्रेड में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और केल्विन में भी मापते हैं। तो इन तीनों में क्या होता है, संबंध होता है, कौन सा किसके बराबर होता है, कितना, कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 273 केल्विन के इक्वल है, जैसे कि 1000 ग्राम है वो 1 केजी के बराबर है। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर को लिखा जाता है जूल। जो जूल नामक वैज्ञानिक थे उनके सम्मान में इस मात्रक को जूल के रूप में लिखा जाता है, और ये ऐसा ही मात्रक है किसका, कार्य का। कार्य का मात्रक लिखिए तो आपको क्या लिखना है, जूल। ठीक है, और जूल किसको बोला गया, न्यूटन मीटर को। अब आगे एक चीज़ और समझनी है आपको कि यदि जो ये बल का जो मात्रक है, अगर न्यूटन लिख के डाइन लिख दें, एक अलग दूसरा मात्रक है डाइन, और विस्थापन को अपन मीटर में न लिख के सेंटीमीटर में लिख दें, तो यहाँ डाइन और सेंटीमीटर जो है ये मिलके अर्ग कहलाएगा। अब इसको अपन जूल नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, अर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे जो जूल और अर्ग है इन दोनों में एक संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि ग्राम में और किलोग्राम में संबंध होता है, ये 1000 किलोग्राम बराबर 1 केजी। तो वैसे ही जो है जूल और न्यूटन ने जूल और अर्ग में भी संबंध, उसको संबंध को हम कैसे निकालेंगे, ये अपन ने पढ़ा है कि 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होगा, 1 न्यूटन का बल और 1 मीटर का विस्थापन होगा, तो उन दोनों को मिला के अपन कहेंगे 1 जूल। ठीक है, तो यहाँ 2 न्यूटन 2 मीटर हुआ तो 2 जूल हो गया कार्य। तो यहाँ पे एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, जैसे कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, वैसे ही 1 न्यूटन के अंदर इसकी छोटी इकाई है डाइन, न्यूटन से छोटी हो गई ना, आपको पता चल गया। तो यहाँ 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है 1 न्यूटन, और 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, कि इसको लिख दिया, न्यूटन को चेंज कर दिया डाइन में, कि 10 की पावर 5, और मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में 10 की पावर 2। अब दोनों को जोड़ा तो 10 की पावर हो गया 7, तो इन दोनों को डाइन और सेंटीमीटर को मिला के लिखा जाएगा अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो आप लिखोगे 10 की पावर 7, है ना, 1 के आगे 7 जीरो लिखोगे, तो 10 की पावर 7 किसके बराबर है, 1 जूल के। ठीक है, क्लियर हो गया ना, सिंपल सा ही है। अब आगे अपन 2 न्यूमेरिकल देखेंगे इससे संबंधित, मतलब कार्य की परिभाषा पूछी जा सकती है, कार्य का सूत्र याद होना चाहिए, और छोटी कंडीशन देखी है आप अपन ने, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है, कि यदि सफ़र में जाते समय आप 12 केजी एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हो, जैसे अपना बैग है अपने पास है, उसमें 12 किलो वजन है, उसको अपन उठा के अपनी पीठ पे रखते हैं, और अपनी पीठ की ऊंचाई बता दी 1.5 मतलब 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य की गणना कीजिए, तो क्या करना है, कार्य की गणना करना है। तो यहाँ पे वैसे अपन चल के नहीं गए, तो यहाँ पे जो अपन को दूरी दी है वो क्या दी है, अपनी ऊंचाई दी है, h दी है अपन को, क्या दी है,
एच दिए, और 12 kg का एक अपन को बैग का मतलब वजन दे दिया, एम दे दिया। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे अपन गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो मैंने पढ़ा था ना अलग से, उस फार्मूले से अपन निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि दिया हुआ है अपन को वस्तु का द्रव्यमान 12 और ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, और अपन को पता है ग्रेविटेशन जो त्वरण होता है ना, वो कैसा हो कितना होता है, जी का मान कितना था 10 या 9.8। तो 10 लिख लेते हैं यहाँ पे, 10 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 काम में ले सकते हैं। तो यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो थैले पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इन सबको अपन क्या कर देना है, गुणा कर देना है। एम जी एच है तो एम ये हो गया, एच ये हो गया और जी ये हो गया। तो अपन आगे लिखेंगे इन सबको गुणा कर देंगे कि डब्ल्यू और एम जी एच, तो सारा मान क्या हो जाएगा, इसको गुणा किया 120 1/5, तो इसको दोनों को गुणा किया 1/5 को 120 को, तो आंसर आ गया अपना 180। मतलब 1800.0 लगाया तो एक बिंदु हट गई और तो आंसर मिल गया अपन को 180। इसके आगे अपन क्या लगाएंगे, कार्य निकाला तो अपन लिख देंगे जूल। क्यों, क्योंकि अपन को द्रव्यमान केजी में दिया है ना, और ये जो ऊंचाई दी है वो मीटर में दी है ना, तो इसको अपन न्यूटन लिख सकते हैं, और न्यूटन इंटू मीटर को अपन क्या लिखते हैं, जूल। तो बात लिख दिया यहाँ पे जूल। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन और देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है वो 5 न्यूटन बल लगा के रस्सी से बंधी हुई वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है ना। जैसे अपने ईंट वाला एग्जाम्पल देखा, वहाँ पे अपने वैल्यू नहीं देखी थी, तो वहाँ पे खाली मतलब वहाँ पे वैल्यू नहीं थी ना कि थीटा इतना इतना। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है उसको रस्सी से बांध रखा है और उस पर 5 न्यूटन का अपन बल लगा रहे हैं, रस्सी से खींच रहे हैं, तो वहाँ पे जो बल लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, और जो क्षेत्र के साथ में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो इस वस्तु को 20 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि अपन को क्वेश्चन में दे रखा है एफ 5 न्यूटन, एच विस्थापन हुआ है वो 20 मीटर दे रखा है, और कोस थीटा 30 डिग्री दे रखा है। तो 30 डिग्री का जो मान होता है वो टेबल में जो इनकी टेबल्स होती हैं उसके हिसाब से मान होता है इसका, जैसे अपन क्वेश्चन में दे रखा हुआ होगा। तो इसका √3/2, और इसको हल करेंगे तो उसका मान हो गया 0.866 866, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे। तो आगे अपना जो फार्मूला है W बराबर mgh, मतलब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसमें अपन सबका मान रख देंगे कि m का मान 12 किलो है, g का मान 10 है जो क्वेश्चन में दे रखा है, 9.8 भी होता है और 10 भी होता है। मात्रक होता है गुरुत्व त्वरण या त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो और हाइट जो दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है, इन सबको गुणा किया तो आ गया 120 × 1.5, या फाइनल आंसर आ गया 180। अब लास्ट में इसका कार्य का मात्रक लगा देंगे, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल, जूल लगा दिया, ठीक है। मतलब न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं। तो आगे देखो, अब सेकंड क्वेश्चन है अपना कि कोई भी वस्तु है, सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। थीटा डिग्री का मान है 30 डिग्री। तो इस वस्तु को 20 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य वो ज्ञात कीजिए, और थीटा का मान 30 दे रखा है, उसका मान दे रखा है अपन को 0.866 या √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मान रख देंगे फार्मूले में। तो ये जो यहाँ एफ का मान दे रखा है 5 न्यूटन, एस दे रखा है अपन को विस्थापन 20 मीटर, और कोस 30 का मान दे रखा है 0.866। तो यहाँ पे अपन जो फार्मूला काम में लेंगे, जो सेकंड कंडीशन आपको बताई थी कि अगर कोण बन रहा है तो अपने खाली एफ एस में लेके क्या लिखेंगे, एफ एस कोस थीटा, मतलब कोस थीटा किसके साथ में है, एफ के साथ में है। तो ये अपना फार्मूला हो गया। अब इसमें अपना सारा मान रख देंगे जो ऊपर अब लिखा हुआ है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर आगे तो देखो ये मान रखा कि बल मान 5 है और ये 20 है, 5 × 20 × 30, तो 5 × 20 को गुणा किया तो 100 आ गया। फिर कोस थीटा
या 30 का मान रखा 0.866, तो यहाँ पे लिखने से मतलब इसका आंसर आ गया 86.6। ठीक है, मतलब 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाए तो उनको गुणा किया तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाया तो आंसर आ गया 86.6। अब ये जो है कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, ऐसे दो जूल लिख दोगे है कि ये अपन को जो मान दे रखे हैं ना, इसे मीटर में दे रखा है और ये न्यूटन में दे रखा है, तो न्यूटन मीटर को अपन क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो लास्ट में लिख दिया, चाहे तो आप न्यूटन मीटर लिख दो, चाहे आप जूल लिख लो। तो ये था अपना आज का टॉपिक कार्य के बारे में। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे शक्ति और विद्युत शक्ति के बारे में, तो आप इसको नोट करिए और याद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।